वेलकम टू वाइसीज। मार्सेलस कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पीएमएस ऐसी ही कंपनीज पर इन्वेस्ट करना पसंद करती है जो इन्हें लंबे समय तक कंसिस्टेंट गुड प्रॉफिट दे सके। ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है जिसमें हेविली मोटेड कंपनीज होती हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का पोर्टफोलियो बनाते वक्त मार्सेलस टीम दो चीजें ध्यान में रखती है। पहली स्टेप होती है फिल्टर करना। अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू फिल्टर करने के बाद 25 से 30 इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक्स डिसाइड होते हैं। दूसरा स्टेप है इन कंपनीज के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करना, जिसके बाद सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव मोड्स वाले 10 से 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तैयार होता है। ये वे कंपनीज होती हैं जो लंबे समय तक हेल्दी कंपाउंडेड अर्निंग्स ग्रोथ दे पाती है। इनकी रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट होती है और मार्सेलस कंसिस्टेंटली रीअश्योर करती है कि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए ताकि इनके क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। फिर इनमें ज्यादा बदलाव किए बिना इन्हें होल्ड करके रखते हैं। लंबे समय तक स्टॉक्स को होल्ड करके रखने पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग पिक्चर में आती है, जिससे कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग का पोर्टफोलियो विनिंग स्टॉक से डोमिनेट हो जाता है। अब देख लेते हैं मार्सेलस का फिल्टर करने के तरीके। मार्सेलस के 3 तरीके हैं स्टॉक्स को फिल्टर कर पोर्टफोलियो तैयार करने के। पहला है पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, यानी 12 से 15 हाई क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट करना। दूसरा है इन स्टॉक्स की स्ट्रेंथ की वजह आइडेंटिफाई करना और तीसरा इनके पास्ट में हुए किसी भी फ्लिप ऑफ को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि 2018-19 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने मार्सेलस टीम के फिल्टर बेस्ड क्राइटेरिया को क्लियर कर लिया था, लेकिन इनके फंडामेंटल्स लो कॉस्ट मनी मार्केट फंडिंग और उस वक्त एक बढ़ते हुए रियल एस्टेट सेक्टर जैसे मैक्रो फिल्टर्स पर बेस्ड थे, जो कि शायद फ्यूचर में खुद ही सस्टेन ना रह पाए, जिस वजह से मार्सेलस ने इनमें से अधिकतर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं किया, हालांकि उनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी हेल्दी था। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, आइडेंटिफाइंग वन ऑफ ब्लिप्स इन हिस्टोरिकल फंडामेंटल्स, यानी ऐसा कोई एपिसोड ढूंढना जब कंपनी को कुछ समय के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन वो कंपनी इवेंचुअली इससे रिकवर कर गई। जैसे कि नेस्ले इंडिया का मैगी एपिसोड, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2015 में नेस्ले इंडिया की ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 10% तक गिर गई। ऐसा ही कुछ हुआ फाइनेंशियल ईयर 17 में एशियन पेंट्स के साथ। 2017 में क्रूड ऑयल के दाम घटकर $30 पर बैरल हो गए, जिससे एशियन पेंट्स को अपने प्रोडक्ट के दाम 6% तक घटाने पड़े। क्रूड ऑयल प्राइस ड्रॉप और प्रोडक्ट प्राइस कट की वजह से फाइनेंशियल ईयर 17 में एशियन पेंट्स की रेवेन्यू ग्रोथ 10% ईयर ओवर ईयर तक गिर गई थी, लेकिन इवेंचुअली इन दोनों कंपनीज से इससे रिकवर होकर खुद को दोबारा प्रॉफिटेबल बना दिया। तो सौरभ मुखर्जी और उनकी मार्सेलस की टीम के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते वक्त फिल्टर कर फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद इन कंपनीज को मैन्युअली चेक करना भी बेहद ज़रूरी होता है। इससे इन कंपनीज के स्टॉक्स के ब्लिप्स और इंडिविजुअल केस परफॉर्मेंस को ध्यान में रख कर ही इन्हें कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।